कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे महाबहस की, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का पॉलिटिकल पंच। इस विषय को लेकर किस सियासी दल ने क्या कहा। लड़कर नहीं, लड़कर नहीं, लड़कर नहीं, और नहीं तो जन्नत जाना पड़ेगा। मिलकर रहोगे तो जन्नत मिलेगी, लड़कर रहोगे तो जन्नत मिलेगी। संघ और भाजपा के लोग हैं ये कागजी शेर हैं। इनको सिर्फ लंबे लंबे डायलॉग, फिल्मी डायलॉग मारने का शौक है। बटोगे तो जहन्नम और मुत्तहिद रहोगे तो जन्नत। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मोरमन, जूइश, जैनी, बुद्धिस्ट, जितने लोग भी भारत में रहते हैं, सब लोग मुत्तहिद रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो हेट कैंपेन के मामले हैं पहलगाम के बाद, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले, मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया के मामले, वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त हुई। तो इंद्रेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में बटोगे तो जहन्नम मिलेगी। देश को कटघरे में खड़ा करना, जब जब ये विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश की विदेश में जाके निंदा करते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। मुझे राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता पर तरस आता है। अब विदेश में फेल हो गए तो क्या राहुल गांधी के लिए गर्व का विषय है? राहुल गांधी, मैंने कहा कांग्रेस बहुत इस भारत की इस ऐतिहासिक जीत से, पाकिस्तान के ऊपर जो ऐतिहासिक विजय मिली है, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी बड़ी बेचैन है। आरएसएस नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों को संदेश देते हुए कहा कि एकजुट रहोगे तो जन्नत मिलेगी और बटोगे तो जहन्नम। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नक्शा भी जल्द बदलेगा। उधर सीएम योगी अपने तीखे प्रहारों में पाकिस्तान के आतंक की मियाद पूरी होने की बात बार बार कह रहे हैं। तो इस पूरे माहौल के बीच कांग्रेस ने इंद्रेश कुमार के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ये धर्म पर बांटने वाले लोग हैं और सिर्फ कागजी शेर हैं। तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हेट कैंपेन चलाने का आरोप लगाया। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि आरएसएस के इंद्रेश मुसलमानों को संदेश जो दे रहे हैं उसके मायने क्या हैं। इसी पर हम महाबहस करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे इंट्रोड्यूस आप लोगों को करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर परमवीर हैं, नेता बीजेपी। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रोफेसर वंदना पांडे, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर में सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं महाबहस के सवालों पर, जिसके इर्द गिर्द आज ये पूरी डिबेट जो है वो फोकस रहने वाली है। आरएसएस के इंद्रेश मुसलमानों को बड़ा संदेश। अब ये नई बहस, एक नया मुद्दा जो है वो इंद्रेश के बयान के बाद शुरू हो चुका है। कोई इसे हेट पॉलिटिक्स कह रहा है, कोई इसको तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है। तो क्या मुसलमानों को ये संदेश देना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने जन्नत जहन्नुम का जिक्र किया? आरएसएस का मंत्र मिले तो जन्नत, लड़े तो जहन्नुम। और सवाल ये भी कि बंटवारे वाला कलेश आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, जिसकी शुरुआत इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इस बहस में हम रुख करेंगे। प्रोफेसर परमवीर है हमारे साथ, हैं नेता बीजेपी। प्रोफेसर परमवीर जी, अब जरा समझाइए इंद्रेश कुमार के इस बयान को। कोई इसको हेट पॉलिटिक्स कह रहा है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति कह रहा है। मुसलमानों को संदेश दे रहे थे क्या कि जैसे कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो जहन्नुम में जाओगे? क्या अर्थ है इसका? आशा जी मेरे से क्वेश्चन करे ना? जी जी जी, देखिए एक बात है, हम लोग अगर पुराने टाइम पर भी अपना टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, तो बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आती थी इस तरीके से। वो बताया करते थे कि साथ में रहेंगे, मिलकर रहेंगे तो क्या फायदे होंगे। तमाम कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, आप सब लोग यहाँ बैठ के पढ़े होंगे, वहां पर भी नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो अगर इंद्रेश कुमार जी ने जो कहा है वो सही तो कहा नहीं है कि भारत के देश के सभी लोग अगर मिलजुल कर रहेंगे तो जन्नत मिलेगी, और जन्नत यहाँ पर भी हमें महसूस होगी। सुख शांति का माहौल होगा तो जीवन के बाद भी जन्नत होगी, और जीवन जीते हुए भी जन्नत मिलेगी। और अगर लड़ाई झगड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम है ही है, सबके लिए है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। जिस तरीके से उन्होंने जन्नत और जहन्नुम शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये मुसलमानों को संदेश देने के लिए था? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने भी उसको उसी एंगल से लपका है और समाजवादी पार्टी ने भी।
देखिए, मैं कांग्रेस की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे उनकी बौद्धिक क्षमताओं पे कई बार शक होता है कि जैसे अगर राहुल गांधी जी अभी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ, तो मान लीजिए अगर वैसे जब गवर्नमेंट या सेना कोई बयान देगी नुकसान हुआ भी है, तो क्या ये खुशी की बात है? इसको जानना बहुत जरूरी है क्या? चलिए, जैसी भी उनकी क्षमता है वो अपना कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसी को संदेश, ये पूरे देश को संदेश है। ये किसी एक केवल मुसलमानों को, जो भारत का भाग्य है वही मुसलमानों का भाग्य है, भारत के मुसलमानों का भी तो वही भाग्य है, वही हिंदू का भाग्य है। तो संदेश तो सबके लिए है। ये इसको ठीक है। सेग्रीगेट करना या करना, ये सब गलत है। ये संदीप अगर त्रिपाठी आप जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में। संदीप जी, सबको एक साथ रहने की, एकजुट रहने की यहां पर बात कही जा रही है, यही दलील और दावा किया जा रहा है। आप लोगों को ये हेट स्पीच क्यों लगा, बांटने की राजनीति क्यों लगा? नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जो है एक मजेदार चीज अभी डिबेट में ही हुई। एक तो परमजीत भाई को मैं बधाई दूंगा कि ये राजनीतिक विश्लेषक से इनका प्रमोशन होके ये भाजपा के नेता बन गए हैं, तो बधाई हो। तो इसी तरीके से जैसे अभी परमजीत भाई जो है राजनीतिक विश्लेषक से प्रमोट हो गए, ऐसे ही संघ का काम करने का तरीका है। संघ एक चलाता है राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच, उसके मुखिया हैं इंद्रेश जी। भारतीय जनता पार्टी को अब ये पता है कि उसकी जो हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि थी या राजनीति थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट लगा है, कुछ कर नहीं पाए या किया ही नहीं, करना ही नहीं चाहते थे। तो अब उसकी भरपाई कहाँ से हो? तब हमारे मुस्लिम भाइयों पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से डोरा डालने का काम किया जा रहा है। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि इंद्रेश जी या कोई भी संघ का व्यक्ति, उसको तब भी याद आना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सिर्फ जो है कर्नल सूफिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी इसलिए करता है क्योंकि किसी दूसरे समाज से आती है। किसी आरएसएस के नेता का बयान नहीं है, किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया। हम तब समझते कि आप हितैषी हैं, आपकी ये सोच नहीं है। डिवाइडेशन की बात है तो इंद्रेश जी ने एक बयान दिया था। इंद्रेश जी ने कहा था कि मोदी जी अहंकारी हैं। उसके बाद उनके अगर आप जाइएगा आईडी पर, तो उन्हीं ये जो ट्रोलर आर्मी पैदा की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर, वही ट्रोलर आर्मी इंद्रेश जी को मुल्ला इंद्रेश कह रही थी। ट्रोलर इन्हीं इंद्रेश जी को मुल्ला इंद्रेश कह रही थी। क्यों? आपने बोया है तो काटना आपको पड़ेगा। अब बात आई राहुल जी की बौद्धिक क्षमता की। नहीं नहीं, बौद्धिक क्षमता तो हमारे मोदी जी की टॉप क्लास की है। टॉप क्लास की नहीं होती तो 14 तारीख से ट्विटर और फेसबुक से गायब थे। जनता ने कहा सरेंडर हो गए। इतनी गाली दी कि फेसबुक पे आने पे डर रहे थे, पोस्ट नहीं पड़ी। फिर उसके बाद जो है बढ़िया ट्रेनिंग लिए, भाषण का बढ़िया बताए, फिर कहे कि खून नहीं, ये सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है। बहुत विद्वान व्यक्ति अच्छा, ये सब सारा चलचित्र आपने कहाँ देखा? संदीप जी, ये जो आप वाक्य दर वाक्य ये बखान कर रहे हैं, ये चलचित्र आपने कहाँ देखा? किस चीज का? कि ऐसे हुआ, फिर सिंदूर की ट्रेनिंग ली गई, फिर उन्होंने इस डायलॉग की प्रैक्टिस की, फिर वो फेसबुक पे ये सब कहाँ देखा आपने? आस्था जी, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ। नहीं, मैं इसी पूछ रही हूँ ना, इस तथ्य का सोर्स तो बताइए, आपने कहाँ देखा? देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो आप सोर्स बताइए ना। और फिर ठोक कर ये भी कह रहे हैं कि मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ। बताइए चलचित्र कहाँ देखा आपने? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी फेसबुक आईडी मोदी जी की खोल लीजिए, अभी जो है ट्विटर आईडी खोल लीजिए। 14 तारीख से गायब थे कि नहीं बीकानेर जाने के। ये राजनीति सोशल मीडिया पर करने की चीज है। अब सुन लीजिए, सोशल मीडिया वाली राजनीति करेंगे आप आज भी? उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? सुन लीजिए आस्था जी, वही स्थिति है जब कभी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें पूरे देश में आती थी। हमारी तो कम से कम प्रदेश में है। हमारे पास वोट बैंक है, हमारे पास कार्यकर्ता है, और अभी आप देखिए 6 सांसद है। क्या बात कर रहे हैं स्थिति की? तो 6 सांसद, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी उपलब्धि है या सपा के गठबंधन से उपलब्धि मिली आपको? नहीं, तो अब अगर आप ये कहेंगे तो आज योगी जी मुख्यमंत्री बिना अपना दल के बन सकते हैं क्या? फिर वही लौट कर चले आएंगे 12% के वोट बैंक पर। अभी हट जाए, अपना दल हट जाए, सुभाषपा हट जाए, संजय निषाद हट जाए, भाजपा को अपनी औकात और क्षमता पता चल जाएगी। तो ये गठबंधन की राजनीति है। अब आप ये कहेंगे हमारा गठबंधन, इनका गठबंधन जो है वो जो है माया है। आप लोग कह रहे हैं ना इस बार 80 और 17 वाली बात नहीं चलेगी। नहीं, मैं सिर्फ जो मैं कहना चाह रहा था, बीच में टॉपिक कट गया। आस्था जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो 73 देश की यात्रा करते हैं, लेकिन 73 देश की यात्रा के बाद जब हम पर संकट आता है तो कोई एक देश नहीं खड़ा होता। 188 विदेश यात्रा की है, एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा होता। इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतना बढ़िया संबंध बनाए थे। और यहाँ तक कि दूसरे जो है, आज इन्हीं ट्रंप का
हाउडी मोदी कर रहे थे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। परमवीर जी, इनको ये नहीं पता हमारे था साथ कि धर्मेंद्र यादव जी भी जुड़ गए, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन परमवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं काउंटर में। बोलिए परमवीर जी, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी का रुख करती हूँ। आस्था जी, बार बार बात की जा रही है, मैं अपनी बात एक शेर से रखूंगा कि चंद गज की शहरियत भी किस काम की, उड़ना आता है तो उड़ना आता है तो छत किस काम की, तुम्हें चेहरे बदलने का बहुत है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। ये लगातार फॉरेन पॉलिसी की बात कांग्रेस पार्टी करती है। अगर इस तरीके से बात की जाएगी तो ये एब्सर्ड बात होगी। ये कैसा लगेगा, एक नौसिखिया व्यक्ति फेसबुक पे जो उसके मन में आता है वो बोलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, उनको फर्क महसूस नहीं होता कि उनको लाखों लोग देख रहे होंगे या वो फेसबुक की वॉल पर लिख रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही डिस्कस कर ली जाएगी क्या? 188 देशों में गए या ये करा वो करा, तो इस तरीके से कैसे बात चलेगी? है कुछ फर्क है इस चीज में? आपकी कांग्रेस की इस समय जिले का अध्यक्ष कौन होगा ना, लोगों को पता भी नहीं होता है। यूपी की स्थिति ये है, अगर आप कांग्रेस के बाहर के लोगों को पूछेंगे ना कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, लोग बता नहीं पाएंगे। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी की, मंत्री कहता है कि हम पाकिस्तान में आप बात करते तब मेरे को, आप मंत्री की बात छोड़िए, आप ये बताइए आपके कांग्रेस पार्टी के यूपी में कितने मोर्चे हैं? कांग्रेस पार्टी के यूपी में कितने मोर्चे हैं? उन मोर्चों का अध्यक्ष कौन है, लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। कितने प्रकोष्ठ चलाते हैं आप? संगठन आपका है नहीं, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। समाजवादी पार्टी की ये देन है जो आज आप बैठे भी हैं यहाँ पर, वरना वो भी ना रहता। ठीक है, ठीक है, चलिए, हमारे साथ सपा प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ज्वाइन कर चुके हैं। धर्मेंद्र यादव जी, ये इंद्रेश कुमार जी का बयान आपको हेट पॉलिटिक्स क्यों लगा? वो तो सबको एकजुट होने की बात कह रहे हैं। आस्था जी, संघ और भारतीय जनता पार्टी कभी देश के सगे नहीं हुए। संघ से जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने गांधी की हत्या कर दी थी। तो संघ के लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो अहिंसा के हत्यारे को अगर कोई संगठन अपना आदर्श माने तो उसकी बात में और उसके शब्दों में आप क्या ही निकाल सकते हैं। आज सवाल यह है कि देश पर इतना बड़ा खतरा है, देश इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में संघ के लोगों को कम से कम निकल करके मोदी के उस निर्णय को, जो कि ट्रंप के द्वारा दिलाया गया था, उस निर्णय का कम से कम विरोध करना चाहिए था। अगर वो देश के साथ खड़े थे, अगर वो देश की सेना के साथ खड़े होते तो उस निर्णय का विरोध करते जो ट्रंप ने आके सीज फायर कर दिया। इस देश की सेना का शौर्य, साहस और अदम्य साहस जो सेना का था, सेना ने पाकिस्तान को बिल्कुल जमीन पे रख दिया था। ये मान के चलिए कि एक दिन अगर सेना को और समय मिल जाता तो सेना कम से कम पीओके ले लेती, भारत में मिला लेती और जो भारत की अखंडता है उसको बचा लेती। और जो आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा था, उस आतंकवाद को पूरी तरह से निस्ताबूद करने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी हुई थी। और ये मान के चलिए पूरी तरह से पाकिस्तान घिरा हुआ था। पाकिस्तान के पास न लड़ने वाले थे, पाकिस्तान के पास न हथियार था, पाकिस्तान के पास न लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप से कह के सीज फायर क्यों करवाया, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और संघ को कम से कम इस बात के लिए कहना चाहिए कि ट्रंप से ऐसी क्या मजबूरी है जो सेना के शौर्य से बड़ा है। उस बात का खुलासा भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और संघ को उसकी मांग करनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हो कि जो हमारी सैनिक है, जो हमारे सैनिक अधिकारी बेटी थी, उस बेटी को अगर आतंकवादी की बहन कहने लगे तो संघ को आगे खड़े होकर बोलना चाहिए, इंद्र जी को बोलना चाहिए कि ये देश के साथ और देश की सेना के साथ जो आपने देश की सेना के सम्मान को गिराने का काम किया है वो नहीं चलेगा। देश के सम्मान के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भारत की सेना मोदी के चरणों में चली गई है, तो इसका मतलब इस देश की सेना का इतना बड़ा अपमान आजादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया। हमारे बीच में प्रोफेसर वंदना पांडे जी भी हैं, संघ विचारक। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास कुमार को बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्षी दल के दोनों पैनलिस्ट अपनी बात रख चुके हैं और ये माकूल समय है वंदना पांडे जी के पास जाने का। वंदना जी, देखिए, इस बात का तो जवाब देना ही होगा कि नसीहत देना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल है विपक्षी दलों के, या जब बात अपने पर आती है या अपने किसी नेता की बदजबानी पर आती है तो फिर खामोशी क्यों छा जाती है? राजनीतिक दलों की जो ये बयानबाजियां हैं, उस पर किसी भी तरह का कमेंट करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को शोभा नहीं देता। ठीक है, ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं और वो जो कहाँ गलत है क्या सही है इसकी भी निंदा होनी चाहिए और होती रही है आगे भी। मैं उन बातों पर जरूर गौर करना चाहूंगी और अपनी बात कहना चाहूंगी कि जो ये बात कहा जा रहा है कि इंद्रेश जी ने क्यों किया और वो उनको मिलाना चाहते हैं या उनके विषय में बात करके वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं,
तो मैं एक बात इंद्रेश जी के विषय में स्पष्ट कर दूं कि 1990 से पहले से कश्मीर में इंद्रेश जी ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए बहुत ही जमीनी स्तर पर मौन साधक की तरह काम किया उन्होंने, और उसी संकल्पना को लेकर के उन्होंने हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना की और उसमें लोगों को जोड़ा। अगर जोड़ा तो क्या बुरा है, अगर मुस्लिम भाई बंधुओं को जोड़ा तो क्या बुरा है, उसमें गलती क्या है। और ये तो कहा गया है ना कि मिलजुल कर रहना सबके लिए अच्छा है, मिलजुल के रहना सबके लिए अच्छा। आपस में मतभेद करेंगे तो निश्चित रूप से रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहां कुमति तहां संपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति होती है, जहां एकता होती है, वहां मिलजुल कर रहे हैं आप। और जहां आपको बिखराव है, क्या चाहते हैं लोग कि ठीक है, एक कमेंट संदीप जी, फिर धर्मेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं विजय जी का रुख करूंगी। ठीक है वंदना जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, बोलिए संदीप जी। मैंने राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच का जिक्र पहले ही कर दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इंद्रेश जी की जबान को लकवा क्यों मार दिया जाता है जब जो है गौकसी के नाम पर किसी की लिंचिंग हो जाती है, जब मोदी जी ये कहते हैं कि वो कपड़ा देखकर पहचान जाते हैं आपकी जबान को लकवा क्यों मार देता है। मेरी भी बात सुन ले, आपकी जबान को मैं बोलना चाहूंगी, आपकी जबान को लकवा क्यों मार देता है जब राम मंदिर के कारसेवकों पर गोलियां चलती है। यही आप लोगों का आपके जबान को लकवा क्यों मार देता है। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी की बात सुनते हैं। धर्मेंद्र जी बोलिए, उसके बाद परमवीर जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी। ठीक है वंदना जी, मैं फिर लौटूंगी। चलिए संदीप जी, आपने अपनी बात रखी। हाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। पूरी बात नहीं हुई। आस्था जी, मैं आ रही हूँ, एक एक करके सब बोलने पहले। आस्था जी, प्रोफेसर वंदना मैम से मैं जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं 80-20 की लड़ाई है, क्या देश इससे नहीं बढ़ता है? जब काटने की बात करते हैं तो क्या आपसी वैमनस्य नहीं पैदा होता है? इन सब मुद्दों पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बोलना चाहता है तो इसका मतलब उसकी मौन सहमति है कि देश बटे। जब देश की अखंडता को हम और बड़ा कर सकते थे, पाकिस्तान को अपने में मिला सकते थे, हम पीओके को अपने में मिला सकते थे, देश की अखंडता की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इस मसले पर जब नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला खुद नहीं लिए, फैसला खुद लिया और बुलवाया ट्रंप से, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय पर या इस वक्तव्य पर जो देश की सेना को भी शर्मसार करता है, देश के नागरिकों को भी करता है और देशवासियों को भी करता है, हिंदू मुसलमानों को भी करता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस बयान पर क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? इसका मतलब वो उसमें सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है कि हम देश की अखंडता के लिए काम करते हैं, यही तो उसकी झूठ बात है। ठीक है वंदना जी, इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद परमवीर जी रिएक्ट करना चाहते हैं। मैं ये करती, मैं नाम पुकार रही हूँ। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी अब उनकी बात सुनिए, अब उनकी बात सुनिए। शांत रहिए संदीप जी, शांत रहिए संदीप जी। बोलते हैं लोग और राष्ट्र के संसाधनों पर सिर्फ एक समुदाय का हक है। तब ये क्यों नहीं बोलते भाई, या तो यही बोले, या तो आप इन्हीं को अनुमति दे दीजिए ये बोले, या तो यही बोले या मेरा जवाब आप सुन ले। देखिए हल्ला गुल्ला मचाने से, एक दूसरे के बीच में बोलने से अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट जो है बहुत स्ट्रांगली तरीके से कन्वे कर दिया आपने, या आपकी बात बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको टीवी पर एक वक्त में एक शख्स बोले, अपने समय के साथ बोले, संतुलित समय में अपनी पूरी बात बोले, उससे प्रभाव ज्यादा पड़ता है। एक दूसरे के पीछे बोलने से किसी की आवाज साफ नहीं है। बहरहाल परमवीर सिंह जी, परमवीर जी ठीक है, आप सब शांत होइए, शांत होइए, एक दूसरे से आपसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। परमवीर जी। आस्था जी देखिए, देश का वैमनस्य पता है कैसे फैलता है? जब 1984 के अंदर कांग्रेस का यूथ विंग पूरा मिलकर, पूरी सरकार मिलकर सिखों के खिलाफ जेनोसाइड करती है, कोई कुछ नहीं बोलता। आज तक भी किसी के ऊपर मुकदमे नहीं चले, कभी किसी के जुबान से उफ तक नहीं फूटी वहां से। देश का वैमनस्य तब बिगड़ता है जब एक नेता कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वो देख लेंगे, वो हैदराबादी नेता। उसके ऊपर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता कोई कुछ नहीं बोलते, तब कोई वैमनस्य नहीं बिगड़ता है। कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड कर दिया गया और उसके ऊपर बात करने वाले लोगों को भी आप इस्लामोफोबिक बोलेंगे। आपको हिंदू फोबिया से ग्रसित हो चुके हैं आप। बंगाल के अंदर जो मर्जी होता रहे, आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो आपके लिए बहुत तकलीफ है। भारत के इर्द गिर्द रहने वाले, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को अगर यहाँ पर नागरिकता देने की बात की जाती है तो आपको दर्द होता है, लेकिन आपको फिलिस्तीन का दर्द यहाँ सताता है। रोहिंग्या मुसलमान के साथ कुछ होती है यहाँ पर तो आपके यहाँ पर आजाद मैदान के अंदर स्टैचूज तोड़े जाते हैं हमारी सेना के लगाए हुए, तब आपको दर्द नहीं होता है।
ये डबल आपका डबल स्टैंडर्ड है। रही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बात, 10 सेकंड मुस्लिम पूरा राष्ट्रीय कीजिए। मंच की स्थापना 2002 में हुई थी साहब, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी यहाँ पर। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जिन मुस्लिमों को आपने बरगला रखा है ना, जो मुस्लिम भारत माता को अपनी माता समझता है, उसके लिए स्वागत है सब लोगों का, उसके लिए उनके लिए कोई रोकथाम कहीं नहीं है। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिर्फ इसी विचार के ऊपर स्थापित किया गया था और कोई विचार नहीं था। ठीक है, काटने बांटने का ठीक है, मैं इरादा विजय आपके उपाध्याय पास जी का है। रुख करती हूँ। आप सभी लोग शांत रहिए। परमवीर जी ओके, संदीप जी सब्र रखिए थोड़ा, फिर बोलने का मौका मिलेगा। विजय उपाध्याय जी, ये सारे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है और यहाँ पर एक्शन भी चल रहा है। कई तरह के कदम जो है भारत पाकिस्तान का जब द्वंद्व हुआ तो स्ट्रांगली, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो अवैध मदरसे हैं उन पर बुलडोजर एक्शन अब भी चल रहा है। बाकायदा काउंटिंग चल रही है कि कौन अवैध स्थान पे बना है, किसके पास अप्रूवल्स है, नहीं है। ठीक है विजय जी, शांत रही। संदीप, देखिए, ये जो पहलगाम में जिस तरीके से लोगों को मारा गया था, उसमें धर्म पूछा गया था, तब गोलियां चलाई गई थी और ये भी कहा गया था उन महिलाओं से जिनके पतियों की हत्या हुई थी कि जाके मोदी जी को बता दो। उन महिलाओं के बयान है। इसके बाद 10-12 दिन बाद ही भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद जो कुछ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी में एक तो डिवीजन, बंटवारा और टकराव, राजनीतिक दल इन दो तत्वों को बहुत मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तथ्यों के बगैर, बिना तथ्यों के लोग बोल रहे हैं और ये बड़ा ही गलत है क्योंकि इनको जनता सुनती है और सोचती है कि इस पार्टी का आदमी अगर इतना तथ्यहीन बात कर रहा है, मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, लेकिन तथ्यहीन बात करने से उसकी अपनी खुद जनाधार उसका कम होता, उसकी अपनी लोकप्रियता और एक प्रवक्ता के नाते उसका जो उसकी छवि है वो धूमिल होती है। हमेशा तथ्यपूर्ण बात रखे किसी भी डिबेट में, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं। आप एक ऐसी मीडिया पे बैठे हैं जहां हर आदमी बाद में इसको यूट्यूब पे भी देखता है और शॉर्ट क्लिप बना के आगे उसको ट्रांसफर भी करता है। तो बहुत जरूरी ये है कि डेमोक्रेसी में जो उसके बुनियादी मूल्य हैं, संविधान के जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उसके साथ आप तथ्यपरक बात करें। और हमारी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद या मिलिट्री की जो कार्रवाई उसके बाद जिस तरीके से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये जनता जानती है क्योंकि जनता के पास एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। और जब अलग अलग सोर्स होते हैं तो वो सुनिश्चित कर लेता है कि सही जानकारी इसमें क्या है। और मैं समझता हूं आज की राजनीति में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन का जमाना है तो लोगों को कम से कम तथ्यपूर्ण बात करना चाहिए। ठीक है संदीप जी। आस्था जी, सर अभी आपने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया, बिल्कुल सच है। आईएसआई इस देश में चाहती है कि सांप्रदायिक दंगे हो, इसके लिए वो बहुत सारा पैसा भी खर्च करती है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी बनकर उस काम में मदद क्यों करती है? सवाल ये भी बनता है। सवाल ये भी बनता है कि जब हमारी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो विदेश सचिव ने ये कहा कि पाकिस्तान और आईएसआई ये चाहता था कि हमारे देश में जो है धर्म के नाम पर दंगे हो, इसीलिए धर्म पूछकर मारा। उस एजेंडे को अगर कोई बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान का साथ दे रहा है या जो है उसकी खिलाफत कर रहा है, ये आज देश का बच्चा समझ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और उसके विचार के लोग आज भी नहीं समझ पाए। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, उसके बाद परमवीर जी। आस्था जी, विजय उपाध्याय जी तथ्यों की बात कर रहे थे, मैं तथ्य 2-3 बता दे रहा हूं। इस देश के विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम पाकिस्तान पे हमला करने वाले थे तो हमने पहले सूचना उनको दे दी थी। तो आप मुझे बताइए, आतंकवादी को बचाने का प्रयास था या कोई कुछ और बात थी? दूसरी बात धर्म पूछ के मारने की बात है, धर्म पूछ के मारे थे तो बिल्कुल बात ठीक है। तो जब हमारी सेना पाकिस्तान को कब्जे में ले सकती थी, पाकिस्तान का पीओके अपने हाथ में ले सकती थी और पाकिस्तान के आतंकवाद को निष्ठाबूद कर सकती थी, और उस वक्त इस देश का एक नागरिक, इस देश का हर एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी थी कि आप जो भी फैसला करोगे सब लोग हम आपके साथ हैं। लेकिन तो मतलब आप क्लैरिटी से कहिए ना, आप युद्ध चाहते थे? आप क्लैरिटी से कहिए कि आप युद्ध चाहते थे। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम ये चाहते थे कि अगर सीज़फायर का निर्णय हो तो हमारे देश का प्रधानमंत्री करे। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर सीज़फायर का ऐलान करे। आप सुन लीजिए मेरी बात, क्या इसमें कोई तथ्य गलत है? अरे मैडम, देश की संप्रभुता की बात हो रही है, देश के सम्मान की बात हो रही है, सेना के सम्मान की बात हो रही है। देश के सम्मान से और देश की अस्तित्व सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तय तो सेना करती है ना। बताया जाएगा मीडिया को, उसके लिए मोदी जी है।
सेना लड़ेगी उसके लिए, सेना ट्रंप को उसके बाद बताएगी। फिर जब फोटो पर छपना सेना होगा तय करने के बाद ट्रंप को बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी को बताती है। वाह भाई वाह, आप मुझे बताइए ऑपरेशन का आस्था जी। नाम रखेंगे मोदी जी, उसके बाद आस्था फोटो जी। छपनी होगी मोदी जी। मैं सुन रही हूँ, और उसके बाद 10 सेकंड सेना पूरा का- कर लीजिए। मैं- आपके मैं- सहयोगी दल अगर आपको बोलने दें। मैं आस्था जी ये हाँ, पूछना बिल्कुल, चाह रहा हूँ कि उसकी हमारी बात का सेना समर्थन कर रहा हूं। को खुली छूट थी, हाँ। हमारी सेना को खुली छूट थी, जो भी फैसला करना हो करिए। तो क्या वो सीज फायर का फैसला लेने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बताया था? क्या प्रोफेसर सरकार परमवीर ने जी, किसी को लास्ट बताया था? कमेंट पहली प्रोफेसर बात। दूसरी परमवीर जी। बात, हाँ, अब समय दूसरी खत्म बात हो एक रहा और है। मैं बोल दूं, आस्था जी 10 सेकंड और दूसरी बात बोल दूं। समय खत्म जो हो रहा है। हमारे अब मैं आपका पहलगाम के- सवाल ट्रांसफर भी तो करूंगी ना भाजपा पर। पहलगाम के जो आतंकी चार थे वो अभी ठीक है, कहाँ है? प्रोफेसर परमवीर उनका जी। सर लाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री आस्था जी और देखिए, भारत के लोगों जब को। पहलगाम उनका की सर घटना चाहिए, हुई थी, तभी तो बदला होगा। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं परमवीर माना जी, जाएगा बोलिए, मेरा समय जब खत्म तक हो रहा है। चारों आस्था जी आतंकवादियों देखिए, का- जब पहलगाम का ठीक है। हमला हुआ था उसके बाद धर्मेंद्र जी। प्रधानमंत्री ने तो एक रैली के अंदर खुलेआम कहा था कि पाकिस्तान को इसकी कीमत पहले चुकानी में पड़ी। किए थे। आहा। उसके बाद अपना हमारे देश का पास पूरा हमारे विपक्ष पूरे वही देश करता में रहा ड्रिल्स है, चल मोदी रहे जी थे आई कि हम है, वॉर ड्रिल्स और कर वही रहे कर हैं। रहा है, बिहार तो में इसका कर मतलब रहा। पाकिस्तान, ये वहाँ लोग पर ये मानते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान का भी बुद्धिक इतने लेवल ही इनके नकार हिसाब का ही है कि वो समझ नहीं पाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है, पूरे देश में ड्रिल चल रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान में इतनी ठीक है, समझ भी नहीं चलिए, रही समय होगी। समय खत्म हो गया है। आप लोगों ने अपने अपने पक्ष की बात रखी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूरे माहौल के बीच कांग्रेस ने इंद्रेश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म पर बांटने वाले लोग हैं, कागजी शेर हैं। सपा ने इसको हेट कैंपेन चलाना बताया और ये भी सवाल कि आरएसएस के इंद्रेश के मुसलमानों को क्या जो संदेश दिया है उसके क्या मायने। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।